दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी के भाग एक अध्याय 124 और खंड 4 में हम आज प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि राजकुमार शुक्ला जो थे चंपारण के रहने वाले, उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ राष्ट्रीय कांग्रेस में बापू को से संपर्क करके उनसे प्रार्थना की थी कि वो उनके साथ चलें और वहाँ नील के किसानों की जो हालत है उसके ऊपर देखकर कोई उसके ऊपर मदद करें। अब ये ऐसा उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा। अब क्या होता है कि बम्बई में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें उनकी मुलाकात मौलाना मजरुल हक से होती है। बापू और वो एक समय लंदन में साथ पढ़ते थे और 1915 में उनकी मुलाकात बम्बई में हुई। उस समय मजरुल हक मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पुरानी पहचान निकालकर बापू को पटना में आए तो उनके यहाँ आने का निमंत्रण दिया। इसके आधार पर बापू ने उन्हें पत्र लिखा कि और अपना काम सूचित किया। वो शीघ्र मोटर लेके आ गए और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। इस पर उन्होंने आभार माना और उनसे कहा कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए पहली गाड़ी में बिठा दीजिए। और फिर राजकुमार शुक्ला और उन्होंने चर्चा करके मुजफ्फरपुर जाने का सूचित किया और उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर के लिए निकल गई। मुजफ्फरपुर में गाड़ी रात को पहुंचती थी और आचार्य कृपलानी वहाँ रहा करते थे और आचार्य कृपलानी से मेरी मुलाकात हैदराबाद में हुई थी। वहाँ उनका आश्रम था। उनके त्याग और रहन सहन के बारे में चौधराम जी से सुना था। आचार्य कृपलानी जी वहाँ मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे। वो अपने शिष्टमंडल को लेकर मुझे रिसीव करने आए थे मुझे स्टेशन पर, और लेकिन उनका कोई घर नहीं था तो उन्होंने अपने मित्र जो शिक्षक थे मलकानी, उनके यहाँ मुझे ठहराया। उस वक्त किसी सरकारी शिक्षक के यहाँ मुझे ठहराना एक बहुत बड़ी बात थी और कृपलानी जी ने मेरे काम की जो कठिन जटिलता थी उसके बारे में मुझे कल्पना दे दी थी। उनका बिहारी लोगों से अच्छा नाता था। सुबह एक छोटा सा वकील मंडल मुझसे मिलने आया। उनमें रामनवमी प्रसाद मुझे याद है। वे बोले कि आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम यहाँ रहकर संभव नहीं होगा। मैं आपको गया बाबू के यहाँ जो प्रसिद्ध वकील है उनके यहाँ ठहरने का निमंत्रण देता हूँ। हम सभी को सरकार से तो डर है, फिर भी हम हर संभव मदद आपको देंगे। राजकुमार शुक्ला जी ने बताई हुई सारी हकीकत सही है, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे नेता यहाँ नहीं है। ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र बाबू को तार कर दी है। वो शीघ्र आएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया करके आप गया बाबू के यहाँ चलिए। और मैं गया बाबू के यहाँ उनके साथ चला गया, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था क्योंकि सरकार इसके ऊपर क्या सोचेगी, मेरे जैसा आदमी उनके यहाँ ठहर रहा है। लेकिन गया बाबू ने मुझे निश्चिंत किया और उनके अत्यंत प्रेम से मेरा स्वागत किया गया। फिर दरभंगा से और पुरी से राजेंद्र बाबू आए तो उन्होंने सारी हकीकत बताई।
ब्रजकिशोर बाबू सारी हकीकत भाई, वे गरीब किसानों का मुकदमा चलाते थे। उस समय 2 मुकदमे चल रहे थे। किसानों को राहत मिलने के लिए कभी वो ऐसा करते थे कभी, लेकिन इसमें कभी असफलता भी मिलती थी। ब्रजकिशोर बाबू त्यागी और राजेंद्र बाबू त्यागी होने के बाद फीस में कमी नहीं करते थे, अच्छी खासी मोटी फीस लेते थे। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने मुकदमे पढ़ने के बाद उनको कहा कि बाजी से ये समस्या हल नहीं होगी। किसान डरे हुए हैं, उनके मन में से डर निकालना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी से ये संभव नहीं होगा। 3 कठिया पद्धति जब तक बंद नहीं होती तब तक हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। मैं यहाँ 2 दिन के लिए आया था, लेकिन अब साल भर भी रहना पड़ा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। और मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसके लिए क्या करना है, लेकिन आप लोग मेरी मदद करिए। इस पर ब्रजकिशोर बाबू बोले कि हम पूरी आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप हमें बताएं कि किस तरह मदद करनी है। तो बापू ने उनको कहा, वकीली का काम की मदद बहुत कम होगी, आपको मुझे एक कारकुन और दुभाषिए के रूप में मदद करनी पड़ेगी और इसमें जेल जाने का भी खतरा है। लेकिन ये खतरा यदि आप न लेना चाहें तो इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वकीली कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ेगी। और यहाँ जो हिंदी है और जो कैथी भाषा है और उर्दू भाषा है वो मेरी समझ में नहीं आती है, और सारे कागज़ उसी भाषा में, तो आपको उनका मुझे अनुवाद करके देना पड़ेगा। और इस काम के लिए पैसा देकर ये काम संभव नहीं होगा, सेवा भाव से ये काम करना पड़ेगा। इस पर उन्होंने अपने साथियों से विचार विमर्श किया और फिर बापू से कुछ प्रश्न पूछे कि कितना हमें सहयोग करना पड़ेगा, कितने आपको लोग लगेंगे। और फिर सब सोच विचार के उनको बताया, ठीक है, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे और जब भी आपको जितने आदमियों की ज़रूरत होगी हम आपके साथ रहेंगे। और जहाँ तक जेल जाने का सवाल है वो हमारे लिए एक नई बात है, लेकिन हम इसके बारे में अपनी मानसिक तैयारी करेंगे। और इस तरह से ये बात हुई और ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे के अध्याय में बापू ने लिखा है, अहिंसा की देवी से साक्षात्कार। बापू लिखते हैं, मुझे नील की खेती के किसानों की जानकारी हासिल करनी थी और नील के खेत के मालिकों के विरुद्ध जो शिकायतें थी उनमें कितना सत्य था यह भी जान लेना था। इसके लिए हजारों किसानों से मिलना जरूरी था, लेकिन इससे पहले खेत मालिकों का पक्ष जान लेना और कमिश्नर से मिलना मुझे ज़रूरी लग रहा था। अतः मैंने पत्र लिखा। खेत मालिक मंडल के सचिव से जब मैं मिला तो उसने साफ कह दिया, आप हमारे लिए बाहर के हैं और हमारे बीच में ना पड़ें। उस पर भी आपको यदि कुछ कहना हो तो लिखकर मुझे सूचित करें। मैंने सचिव को नम्रता से जवाब दिया और कहा, मैं खुद को बाहर का नहीं समझता और यदि किसान चाहेंगे तो उनके बारे में स्थिति जान लेने का मेरा पूरा अधिकार है। जब मैं कमिश्नर से मिला तो उन्होंने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया, आप इस मामले में आगे न बढ़ें और तिरहुत से निकल जाएं। मैंने सारी बातें अपने साथियों को बताई और कहा, सरकार मेरे इस काम में बाधा डाल रही है और संभव है मुझे गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाए। जेल जाने का प्रसंग भी आ सकता है शीघ्र। और यदि मैं चाहता हूं कि और यदि मेरी गिरफ्तारी हो तो मोतिहारी अथवा बेतिया में होना ठीक रहेगा, इसलिए मुझे शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। चंपारण
तिरहुत विभाग का एक जिला हुआ करता था और मोतिहारी उसका मुख्य शहर। राजकुमार शुक्ला जी का घर बेतिया के पास ही था और वहाँ के किसान बहुत गरीब थे। उन्हीं की स्थिति राजकुमार शुक्ला मुझे दिखाना चाहते थे और मैं भी देखना चाहता था। इसलिए साथियों को लेकर उसी दिन मोतिहारी के लिए निकला। वहाँ गोरख बाबू के यहाँ ठहरा। उनका घर धर्मशाला बन गया था। जैसे तैसे हम सबका उसमें समावेश हो सका। पहुँचे उसी दिन समाचार मिला कि 5 मील दूर एक किसान पर अत्याचार हुआ था। दूसरे दिन मैं धरती प्रसाद और वकील को लेकर वहाँ जाना निश्चित हुआ। सुबह हम हाथी पर बैठकर निकले। गुजरात में जिस प्रकार गाड़ियों का उपयोग होता था उसी प्रकार चंपारण में आवागमन के लिए हाथियों का उपयोग होता था। हम अभी आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि पुलिस का सिपाही वहाँ पहुँच गया और बोला, आपको साहब ने सलाम कहा है। मैं समझ गया। मैंने धरती बाबू को आगे जाने के लिए कहा और मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसने मुझे चंपारण छोड़कर जाने की नोटिस पकड़ा दी। मैंने लिख दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मुझे किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जानकारी लेनी है। लेकिन सरकारी हुक्म तोड़ा, इसलिए मेरे खिलाफ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी हुआ। सारी रात जागकर मुझे जो पत्र लिखने थे वो लिख लिए और ब्रजकिशोर बाबू को आगे की सूचनाएं दे दी। समन्स सरकारी आदेश का समाचार सब जगह पहुंच गया और लोग बताते हैं, मोतिहारी में कभी नहीं देखा ऐसा दृश्य देखने को मिला। गोरख बाबू का घर कचहरी बन गया था और उसमें अपार भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मैंने सारे जरूरी काम रात में ही कर लिए थे, इसलिए भीड़ के सामने आ सका। मेरे साथी भीड़ को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए थे। मेरे पीछे भीड़ के झुंड थे। उसी में मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट भी मिल गए थे। मैं सरकारी नोटिस का कानूनी तौर पर विरोध कर सकता था, पर मैंने सरकार के सभी नोटिस स्वीकार किए। मेरी इस सौजन्यता से सरकार को समझ में आ गया कि मुझे उनका विरोध नहीं करना था, तो उनके आदेश का सविनय भंग करना था। इसलिए सरकार निश्चिंत हो गई और फिर उन्होंने मुझे तकलीफ देने के बजाय मेरे साथियों के साथ भीड़ को नियंत्रित करने के काम में खुशी से अपने आप को लगा दिया। इसी के साथ सरकार के ये भी समझ में आ गया था कि उनकी सत्ता अब लुप्त हो गई थी और लोग क्षण भर के लिए सरकार का भय छोड़कर मेरे प्रेम के अधीन हो गए थे। ये ध्यान रखना चाहिए कि चंपारण में मुझे कोई जानता नहीं था और सारे किसान अशिक्षित थे। चंपारण गंगा नदी के किनारे सीधे हिमालय तक और नेपाल के पास का प्रदेश था और मेरे लिए नया था। कोई भी सदस्य, कांग्रेस का कोई भी सदस्य वहाँ दिखाई नहीं देता था और जिन्होंने नाम सुना था वो उसके बारे में बोलने से भी डरते थे। अब नाम ही क्या, कांग्रेस और उसके सेवकों का वहाँ प्रवेश होकर उनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। कांग्रेस को उन दिनों राष्ट्रीय सभा के नाम से भी जाना जाता था। साथियों के साथ चर्चा करके मैंने निश्चित किया कि हमें राष्ट्रीय सभा के नाम से कुछ नहीं करना है। इस भाग में राष्ट्रीय सभा का मतलब वकीलों की मारामारी और नियमों की दरार से भाग जाना था। राष्ट्रीय सभा का मतलब गोला बारूद और बोलना कुछ और करना कुछ अलग, ऐसा सरकार और सरकार के नील के खेतों के मालिक समझते थे और हमें उनकी इस धारणा को गलत सिद्ध करना था।
इसलिए हमने कहीं राष्ट्रीय सभा की चर्चा न करने का निश्चय किया। लोग उसका अक्षर नहीं तो उसकी आत्मा पहचाने और उसका अनुसरण करें, इतना काफ़ी था, ऐसा हमने निश्चय किया। इसलिए राष्ट्रीय सभा के नाम से कोई भी गुप्त योजना तैयार नहीं की गई। हजारों लोगों में प्रवेश करने की क्षमता राजकुमार शुक्ला जी में नहीं थी और किसी ने ऐसे काम नहीं किए थे। चंपारण के बाहर की दुनिया के बारे में उनको कुछ पता नहीं था। ऐसा होकर भी मेरी और उनकी मुलाकात एक पुराने मित्र की तरह हुई और इसमें मुझे ईश्वर, अहिंसा और सत्य का साक्षात्कार हुआ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इस साक्षात्कार का मुझे क्या अधिकार था, इसका जब मैं विचार करता हूँ तब लोगों के प्रति प्रेम के अलावा मुझे दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। यह प्रेम मतलब अहिंसा, इसके प्रति मेरे मन में बसी अटल श्रद्धा। यह प्रेम मतलब अहिंसा, इसके प्रति मेरे मन में बसी अटूट श्रद्धा। चंपारण का वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। वो मेरे और किसानों के लिए एक उत्सव का दिन था। सरकारी कानून की भाषा में मुकदमा मेरे ऊपर चलाना था, पर सच्चाई में वो सरकार पर था। कमिश्नर ने मुझे फंसाने के लिए साजिश की थी, पर सरकार उसमें खुद फंस गई थी। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।